मंत्रालय कौन सा मिलता है इनको? मंत्रालय सबसे अहम इस समय जो है वो है स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार का जनसंपर्क विभाग जो होता है वो है, क्योंकि सरकार की छवि पर भी काफी इस समय असर दिख रहा है इस कोरोना महामारी के संकट के दौर में जिस तरह से हालात बने हैं। ये उन्होंने अभिवादन किया राज्यपाल लालजी टंडन का। और अब दूसरे मंत्री कौन आते हैं? शिवराज सिंह का अभिवादन करते हुए नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट की तरफ जा रहे हैं और दूसरे मंत्री के तौर पे कौन शपथ लेता है ये देखना है। वरिष्ठता के क्रम को भी इससे समझा जा सकता है। कमलनाथ की कैबिनेट में तमाम बड़े नेता जो शामिल रहे हैं वो आज इस सरकार का चेहरा होंगे। इसमें आप तुलसी सिलावट को देखेंगे, इसमें आप गोविंद सिंह राजपूत को देखेंगे और एक चेहरा है कमलनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल रहा है जो है वो बड़ा चेहरा जिसको डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे। शपथ ग्रहण कराएं। राज्यपाल ने मैं करना शुरू कर दिया, लेकिन तुलसी सिलावट थोड़ा देर से पहुंचे। तुलसी सिलावट हैं, ये सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं और अब उन्होंने तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरे मंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं तुलसी सिलावट, यानी वरिष्ठता क्रम में देखें तो नरोत्तम मिश्रा के बाद तुलसी सिलावट। राजनीति का तकाजा देखिए, कल तक ये साथ थे गवर्नर के, उनके एडीसी रोक रहे हैं तुलसी सिलावट को, पास में अभिवादन करना जाना चाहते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और गवर्नर के जो एडीसी हैं उनको आपने देखा कि किस तरह से वो मास्क लगाए हुए हैं चेहरे पर और दूर से अभिवादन किया तुलसी सिलावट ने। गवर्नर इस वक्त लगे हुए हैं अपने कागजी कार्यवाही में जो व्यवस्था होती है, दूर से उन्होंने अभिवादन किया है और गवर्नर के पास से वापस जाते हुए शिवराज सिंह का अभिवादन किया। सत्ता परिवर्तन होती तो ऐसे होती है। कल तक कमलनाथ और सिंधिया का इस्तकबाल करते थे, आज शिवराज सिंह का कर रहे हैं। और ये तीसरे मंत्री के तौर पर कमल पटेल आ चुके सामने। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं कमल पटेल और विवादों में रहे हैं कई वजह से, कभी बेटे की वजह से, कभी और वजह से कई बार नुकसान भी हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हरदा सीट से 5 बार जीतने का रिकॉर्ड है कमल पटेल। 93, 98, 2003, 2008, 2018। बीजेपी की बाबूलाल गौर सरकार में राज्य मंत्री का पद संभाल चुके हैं। शिवराज सरकार में राजस्व मंत्री का पद संभाल चुके हैं कमल पटेल।
और संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, युवा मोर्चा से आए हैं और बड़ी ताकत है युवाओं के बीच में। बेटे के विवाद ने थोड़ा सा परेशान किया था और कांग्रेस सरकार के समय नहीं बल्कि बीजेपी के सरकार के समय भी काफी परेशानी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन किया है और जिस कोटे से आए हैं वो कोटा है आरएसएस का और संगठन का, यानी सुहास भगत की चली है इस मामले में कम से कम, और बेहद करीबी माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय के, जो शिवराज सिंह के विरोधी नंबर 1 है, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। दूर से अभिवादन, सोशल डिस्टेंसिंग। गोविंद सिंह राजपूत आए हैं, यानी एक बीजेपी एक कांग्रेस, एक बीजेपी एक कांग्रेस। गोविंद सिंह राजपूत चौथे नंबर पर आए हैं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गोविंद सिंह राजपूत बेहद करीबी माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और 2 मंत्री बने हैं सिंधिया कोटे से, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और तीसरा जो नाम है बीजेपी की तरफ से मीना सिंह, वो आएंगी, शपथ लेंगे। 3 और 2 का फॉर्मूला भी चला है कि 2 कद्दावर नेता लिए गए, लेकिन बाकी का क्या होगा इस पर निगाहें हैं कमलनाथ सरकार के तमाम रणनीतिकारों की जो उस वक्त सरकार में रहे हैं। कमलनाथ खुद नजर रखे हुए हैं, वो चाहते हैं कि अंतर विरोधों से सरकार गिरे या आने वाले जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उसमें इनका जो समीकरण है वो बिगड़ जाए और हम सत्ता में वापस आए, ये उनकी उम्मीद होगी। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गवर्नर हैं शिवराज सिंह चौहान, जहां शपथ ग्रहण हो रही है उसके ठीक पीछे बैठे हुए उस पोडियम के पीछे है एडीसी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर चेहरे पर मास्क लगता है, लगा हुआ दिख रहा है, और गवर्नर ने कुछ देर के लिए हटाया है ये मास्क। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो मीना सिंह ने शपथ ले ली है और इस वक्त शपथ के बाद वो हस्ताक्षर करते हुए जो उन्होंने शपथ ली है, ये सरकारी दस्तावेज होता है और एक तरह से हर राजनीतिक व्यक्ति के जीवन के लिए अहम हिस्सा होता है। शहडोल की मानपुर सीट से विधायक हैं, आदिवासी चेहरा हैं, आदिवासी कोटे से आए हैं, संगठन के कोटे से आई हैं, बीजेपी की संगठन से आई हैं और मीना सिंह शहडोल के नज़दीक विधानसभा जो है वो है मानपुर, वहाँ से विधायक बनी है। शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन करते हुए
तो अब फोटो ऑप की एक परंपरा होती है, वो होगी। गवर्नर, मुख्यमंत्री और नवनिर्वाचित मंत्री जिन्होंने शपथ ले ली है। अब देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या होती है, क्या फोटो ऑप जैसी परंपरा का पालन होता है या सिर्फ और सिर्फ जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिलहाल के लिए रुक जाएंगे। लेकिन ये एक परंपरा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी हो जाएगी। 5 ही मंत्री हैं। लालजी टंडन। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध है कि वह ग्रुप फोटोग्राफ हेतु मंच पर पधारें। ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आमंत्रित किया गया है मंच पर। ये तस्वीर हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए यादगार होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उनके परिवारजन हो, सब देखना चाहते हैं कि कैसे उनके परिवारजनों ने आज शपथ ली है। और मुख्यमंत्री पहले शपथ ले चुके थे क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हुई है कोरोना के संकट की वजह से। राज्यपाल इस समय बैठे हुए और राज्यपाल के ठीक बाईं तरफ नरोत्तम मिश्रा को आप देख रहे हैं, तुलसी सिलावट नंबर 2 की भूमिका में जो इस समय दिख रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान के दाहिने तरफ गोविंद सिंह राजपूत, मीना सिंह और कमल पटेल जो है वो तुलसी सिलावट के पास है। थोड़ा डिस्टेंसिंग की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात को ध्यान में रखा गया है। जो राजभवन का स्टाफ है वो बता रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के सामने पोडियम रखा हुआ है, वो उनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही है। शायद ये व्यवस्था बनते बिगड़ते थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन ये देखिए, हमने आपकी जो चिंता थी वो हमने रखी और दूर हो गई। शायद सुन रहे होंगे आपको और हमको। ये तस्वीरें देखिए आप, ये है शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल। हम कह रहे हैं शिवराज महाराज की टीम 2020। राजनीति का तकाजा देखिए, कल तक जो दुश्मन थे, विरोधी थे, आज वो एक साथ मंच पर हैं। और जो शिवराज के खिलाफ बोलते थे, आज वो उनके गुण गाएंगे क्योंकि शपथ ले चुके हैं वो। और ये एक तस्वीर है जो कहती है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। बीजेपी को अक्सर ये कहते सुना जाता है, चाल, चरित्र और चेहरा, पार्टी विद द डिफरेंस। लेकिन अब बीजेपी के नेता बीजेपी को की तुलना करते हैं पवित्र गंगा की तरह कि जो भी आएगा डुबकी लगाएगा वो पवित्र हो जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव है। लेकिन अभी इंतजार है उपचुनावों का। जो आने वाले विधानसभा के उपचुनाव हैं वो तय करेगा कि सरकार में कौन रहेगा, शिवराज और महाराज की जोड़ी रहेगी या फिर कमलनाथ और उनकी जो लीडरशिप में जो कांग्रेस की टीम है वो वापसी करने में कामयाब होगी। और फैसला जनता करेगी। तो ये बड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई सीधे भोपाल से। और हम कह रहे हैं कि ये टीम 2020 है। इस 2020 में सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है वो है तो हमारे सहयोगी, हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश देवेकर, जिन्होंने सबसे पहले इस मंत्रिमंडल के चेहरे के जो पीछे समीकरण है, चेहरे कौन होंगे, उसका खुलासा किया था। हरीश, तो कहें कि कुछ के कलेजों पर सांप लौट रहे होंगे और कुछ से इंतजार नहीं हो पा रहा होगा। अब अंदर तो कुलबुलाहट है कि कमल पटेल की लॉटरी लग गई, नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण चेहरा है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया कोटे से बने हैं, ठाकुर हैं, मीना सिंह को आदिवासी चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है, और तुलसी सिलावट सबसे बड़े सिपाहसालार हैं महाराज के, यानी जो महाराज हैं उनके सेनापति हैं। महाराज के सेनापति को तो मिल गया और एक और भक्त को मिल गया, लेकिन बाकी क्या करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि एक पक्ष जो है सबसे ज्यादा खुशियां मना रहा है, जहां उत्सव का माहौल है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस की जो रणनीति थी, जो लगातार दबाव की राजनीति की मंत्रिमंडल गठन किया जाए, और कांग्रेस जानती थी कि मंत्रिमंडल गठन होगा तो भाजपा में अंतर्कलह की शुरुआत होगी, और दबाव के चलते ही मंत्रिमंडल गठन हो रहा है और 5 मंत्री बनाए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं अंदर खानों में अंतर्कलह शुरू हो गया है। जैसा आपने बताया कि राजनीति पल पल अपनी जो है रंग बदलती है। जो विधानसभा चुनाव में नारा था, माफ करो महाराज, आज शिवराज और महाराज 2020 हो रहा है साथ में। यही नारा बड़ा लोकप्रिय रहा था। विभीषण वाला जो हरीश जो विभीषण का जी तमगा दिया था, विभीषण का, बिल्कुल, उसका क्या गले लगाएंगे वो? उसको जी गले लगा के रखेंगे या गले के नीचे उतार गया होगा? विभीषण का राजनीति में कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। बिल्कुल।
जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। विभीषण का तमगा देने के बाद शिवराज जी को उसका एहसास हुआ था, तत्काल उन्होंने उसको कहा था मेरी भावना ऐसी नहीं है, और उन्हें लगा था कि कहीं ना कहीं भावा विष्णु वो ऐसी बात बोल गए जो बड़ा इश्यू बन सकता है। उन्होंने तत्काल उसका खंडन किया था विभीषण के रूप में। उन्होंने कहा विभीषण ने न्याय का साथ दिया है, और कमलनाथ को रावण का संज्ञा देना चाहता था। हरीश, हमने रामायण 33 साल बाद दोबारा देखी है, और पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि विभीषण क्या थे। विभीषण अपने भाई के लिए, लंकापति के लिए विभीषण थे, घर का बेदी थे, वो लंका ढा दी उन्होंने। अब आप कहें कि विभीषण न्याय के साथ थे, तो जाहिर है कि न्याय के साथ थे तो विरोधियों के साथ तो खड़े हो गए थे। तो आखिर अगर आप इस विभीषण को उपमा दें कि विभीषण है, तो उसको हम कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरफ नहीं लेंगे कि विभीषण एक लंका ढहा के आए हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, जमीन खोने के लिए कुछ थी नहीं, चुनाव हार चुके थे। चुनाव ऐसे व्यक्ति से हारे थे जो दरबारी से भी कमतर रहा होगा, दरबारी भी नहीं रहा होगा, नवरत्न की बात तो दूर है, जो सेल्फी खिंचाने के लिए परेशान था। तो महाराज को समझ में आ गया था कि अब अगर पालन नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला है, और भविष्य को लेकर चिंतित थे। ऐसे में विभीषण की उपाधि भी गले लगा ली। जी बिल्कुल, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी मित्र नहीं होता, ये साबित हो गया जो अक्सर कहा जाता है। और एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत ने दिखा दिया कि शिवराज और महाराज स्थायी दुश्मन नहीं थे, और ये भी कहा जा सकता है कि आगे जाके स्थायी मित्र रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी एक आगे देखना होगा। और जिस तरह से बात आ रही है 24 उपचुनाव की, जो आपने फोकस किया, ये पूरा फोकस 24 उपचुनाव पर है। और मंत्रिमंडल जो गठन तो कर दिया, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात जो अभी सामने निकल के आई, जो एमपीसीजी ने खुलासा किया कि अभी किसी मंत्री को विभाग नहीं दिए जाएंगे। ये मंत्री सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के सहयोगी के रूप में काम करेंगे, कोरोना के लिए काम करेंगे, और इनको संभाग दिए जाएंगे। और ये मंत्रिमंडल का गठन भी कांग्रेस के दबाव के चलते हुआ है। एक लीगल इश्यू फंस गया था, संविधान का एक धारा फंस गई थी, जिसके तहत मुख्यमंत्री अकेले सरकार नहीं चला सकते, उनको मंत्रिमंडल गठन करना अनिवार्य है। और उसी रणनीति तहत कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने 2 पत्र राष्ट्रपति को लिखे थे, और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी थी। उसके आनंद फानन में ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल बना लिया गया, 5 लोग शामिल किए गए, 2 चेहरे ऐसे शामिल किए गए जो चौंकाने वाले थे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति में रहता है कि हमेशा जो भी निर्णय हो चौंकाने वाला हो, जिसको कोई उम्मीद नहीं कर सकता। मतलब ये पहले माना जा रहा था कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, रायन शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन, यशोधर राजे, ये ऐसे मंत्री हैं, जब भी होगा इनको पहले लिया जाएगा। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। मतलब कहा जाए तो सियासी कोरोना, इन सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है अभी 14 दिन के लिए। 3 मई के बाद होगा, तो 14 दिन के बाद ये लोग बाहर निकलेंगे। अब ये पॉलिटिकल क्वारंटाइन हो गया एक तरह से इनका। और जब स्थिति बनेगी, हरीश साथ में बने रहिए, मंत्रिमंडल गठन होगा तब जाके विभाग बंटारा करेंगे। हरीश बने रहिए साथ में। संदीप भमरकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी, बहुत पैनी नजर रखते हैं, गंभीर धीर स्वभाव के हैं, और कम बोलते हैं लेकिन तीखा बोलते हैं, सही सटीक जानकारी लेके आते हैं। संदीप भमरकर, कैसा लग रहा है भोपाल से देखकर, आपको नजदीक से देखकर, कि आखिर क्या हो गया? ये कभी आप कांग्रेस कवर करते थे, कभी आप बीजेपी कवर करते थे, कभी आप मुख्यमंत्री के पास जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बदल गया 15 महीने में। ऐसा लगता है कि ये पूरी जो महाभारत है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि सत्ता में कौन कैसे आ जाए। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है संदीप भमरकर से। तो बड़ी खबर यहां पर यह है कि 5 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन विभाग का बंटवारा नहीं होगा, बिना विभाग के मंत्री रहेंगे। तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए बड़ी खबर, सरकार बना ली, 5 चेहरे शामिल कर लिए, लेकिन मजबूरी देखिए मंत्रिमंडल की। चाल चरित्र और चेहरा बताने वाली पार्टी इस हालत में नहीं है कि वो अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दे। और वो जो पार्टी विद द डिफरेंस कही जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं तमाम दल समा चुके हैं, और तमाम दलों के वो चेहरे आ चुके हैं जो कभी विरोध में रहते थे और बीजेपी को लगभग कहते थे कि धज्जियां उड़ाते थे बीजेपी की, इसको पार्टी बनाते थे कि ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। लेकिन आज उन्होंने जो समीकरण रखा वो देखिए, ब्राह्मण चेहरा रखा है, ठाकुर चेहरा रखा है, आदिवासी चेहरा रखा है, ओबीसी चेहरा रखा है, और एससी चेहरा रखा है। तो ये समीकरण बनाने का खेल है। तो राजनीति में आप दूसरे को जो आरोप लगाते हैं, जो बातें करते हैं, वो आपको भी करनी ही पड़ती है, मजबूरी का मामला है। हरीश जी बिल्कुल सही कहा। कल तक जो एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, आज बिल्कुल गलवैयां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, चुनौती रहेगी जो 22 विधायक कांग्रेस के भाजपा में आ रहे हैं, उनकी विचारधारा, उनकी रीति नीति बिल्कुल विपरीत है। और ऐसा ही भाजपा को मतलब एडजस्ट करना होगा, जो विपरीत विचारधारा के आ रहे हैं उनको साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि अभी भी सरकार लंगड़ी सरकार ही मानी जाएगी। कांग्रेस
ताक लगा के बैठी हुई है। कांग्रेस इंतजार कर रही है किस तरह अंतरकलह बढ़े और फिर वो जिस तरह से भाजपा ने अटैक किया था वो अटैक करे। एक बात सुनिए, मौके की तलाश में है। हरीश, और हरीश, रामबाई मंत्री बनना चाहती हैं, शेरा गृह मंत्री बनना चाहते थे, और भी जो उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय हैं जिनके बैसाखियों पर यह सरकार टिकी हुई है, तो वो भी हसरत पाले। उनका क्या हुआ? उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? जी देखिए, ये वादे उनको उस समय किए गए थे जब कांग्रेस को सरकार गिराने की बात चल रही थी, तो जो भी विधायक मिल रहा था उसको धड़ाधड़ वादे किए जा रहे थे, आपको मंत्री बना देंगे, आपको ये कर देंगे, और उसी रणनीति तहत। लेकिन इसी बीच एक बड़ा चंक 22 विधायकों का कांग्रेस का सिंधिया समर्थक के साथ मिलकर वापस मिल गया। ऐसे में रामबाई, सुरेंद्र सेहरा, विक्रम राणा, या बात चले तो प्रदीप जायसवाल जैसे, अब उन लोगों की उतनी महत्वपूर्ण मतलब भूमिका नहीं रही, या भाजपा को उतनी जरूरत नहीं रही कि इन्हें मंत्री बनाए, क्योंकि उस समय जिस समय इनको घेरा गया था तब एक एक विधायक भाजपा के लिए कीमती था। लेकिन सिंधिया के साथ 22 विधायक आने के बाद भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में आ गई है। भाजपा 107 प्लस 22 में लाके आज ऐसी स्थिति में आ गई कि उसको निर्दलीय या सपा बसपा की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि राज्यसभा जो चुनाव आने हैं, राज्यसभा के लिए 2 वोटिंग होनी है, उस समय जब जरूर निर्दलीय और सपा बसपा भूमिका होगी, क्योंकि कांग्रेस को एक सीट पे ही समेटना होगा। हरीश जी, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जो उपचुनाव में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? बिल्कुल, जनता के अंदर ये साफ संदेश जा चुका है। जिन विधायकों को उन्होंने चुन के भेजा था, जिन्हें जनादेश दिया था, वो बिक गए, और ये इस बात को ही कांग्रेस ने अपना एजेंडा बनाया है। और मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ अभी 3 तरह के सर्वे करा चुके हैं, और इसी की एक रणनीति तैयार की जा रही है कि किस ब्रांडिंग के साथ मैदान में आएंगे, किस बात को वो रखेंगे कि जनादेश को किस तरह से खरीदा है भाजपा ने, और वो विधायक वो लेकिन हरीश, इंटरेस्टिंग तस्वीर होगी हरीश, वो सत्ता के लालच, इंटरेस्टिंग तस्वीर होगी। अगर आपके पास आपके सूत्र, आप उनसे बातचीत करिए कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का गठन देख रहे हैं बैठ के, वो तस्वीर हम दिखाएं दर्शकों को, संभव होगा तो हम बात करेंगे कमलनाथ जी से। आज भी वो उसी घर में है जो मुख्यमंत्री का आवास है, क्या बदल चुके हैं या अभी शिफ्टिंग का काम चल रहा है? जी नहीं, तैयारी हो गई है, पर अभी निवास खाली नहीं किया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनकी आपस में बात हो चुकी है। कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद कमलनाथ शिफ्ट होंगे, और उसके बाद पूरा जो मुख्यमंत्री निवास है सैनिटाइज होगा, उसके बाद शिफ्टिंग पूजा पाठ का मुहूर्त निकलेगा। अभी हाल फिलहाल कमलनाथ उसी निवास में रह रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास में, उन्होंने अभी खाली नहीं किया। मैंने जब एक बार कमलनाथ जी का इंटरव्यू किया था, तो कमलनाथ से मैंने पूछा था कि जो आपका बंगला है और जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है, दोनों के बीच में एक सड़क जाती है, अगर सड़क के से लगा हुआ आपके बंगले का गेट खोल दिया जाए तो बामुश्किल ये दूरी जो है वो 100 मीटर की है। इस 100 मीटर की दूरी को तय करने में लंबा वक्त लग गया आपको, तो उन्होंने कहा आखिरकार ये जो सपना मैंने देखा था ये मैंने पूरा कर लिया। वो हम बाइट सुनाने की कोशिश करेंगे आपको इंटरव्यू की। ये पहला इंटरव्यू था उस मंत्रिमंडल के गठन के बाद जब मुख्यमंत्री बने थे, और 15 महीने रह पाए। 15 महीने में भी मेरे ख्याल से 6 महीने 7 महीने तो काम चलता रहा होगा, पूरी व्यवस्था कराई होगी, तब जाके नक्षत्र देखे होंगे, पूजा पाठ कराया होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा होगा कि 5 साल आप बने रहेंगे, लेकिन उनको क्या पता कि दूसरे ब्राह्मण यहाँ शिवराज सिंह को भी सत्ता में लाने की तैयारी कर रहे होंगे। एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा हैं और दूसरे और कई ब्राह्मण गोपाल भार्गव जैसे थे वहां लगे हुए थे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज के हालात में अगर मैं बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान श्यामला हिल्स के इस बंगले में आएंगे और कमलनाथ वापस अपने उसी बंगले में आएंगे जिसमें वो लंबे समय से जमे हुए हैं। तो वो उम्मीद करेंगे कि ये जो दौड़ है एक बार फिर यहां से वापसी मेरी हो जाए। 24 सीटों में से अगर मैं 20 सीटें लेकर आता हूं, क्योंकि पैसे और ताकत का जो खेल है वो बराबरी का है। अभी ऐसा नहीं है कि पूरी ताकत जो है वो बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास भी थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है अभी। बिल्कुल, भाजपा इस बात को लेकर डरी हुई भी है, और यही वजह है कि जो मंत्रिमंडल गठन किया गया वो छोटा सा किया गया है। सिंधिया को भी साधा गया है, 5 में 2 को सिंधिया, 5 में से 2 मंत्री सिंधिया के लिए गए। ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि सिंधिया ने भी बराबरी का अपना बैलेंस रखा है। ऐसा नहीं किया गया कि एक सिंधिया में, क्योंकि जब टास्क फोर्स बना था पॉलिटिकल, तब ये बात बहुत उठी थी कि 11 लोगों में एक अकेला सिंधिया के तुलसी सिलावट शामिल किया गया है, और बहुत चर्चा का बाजार गर्म रहा था। और सिंधिया इस बात पे अड़े हुए थे कि 6 मंत्री जो इस्तीफा देके आए वो पहले मंत्रिमंडल में को शामिल किया जाए। वो अमित शाह इस पर राजी नहीं थे, जेपी नड्डा इस पर राजी नहीं थे, फिर बीच का रास्ता निकाला गया, 5 में 2 सिंधिया को देते हैं। अब रही बात इसमें कि जो भाजपा
की कमजोरी को किस तरह से कांग्रेस आकलन कर रही है। तो कांग्रेस की रणनीति शुरू से थी कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल बन जाए, जिससे जो लोग असंतोष सामने उभर के आ सके। कौन कौन असंतुष्ट है, कांग्रेस किन के ऊपर रेड मार्क कर सकती है और कहां पर अपना जाल फेंक सकती है, वो सारी तैयारी शुरू हो गई है जी। तो अगर आप ये देखें तो स्थिति इस वक्त यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझौता करना पड़ा है। उम्मीदें बहुत पाले हुए थे, लेकिन सवाल इतना आसान नहीं है जिसको हल कर पाएंगे। मेरे सहयोगी राम इस वक्त स्टूडियो में है हमारे। राम, कोई नई खबर आ रही है? कांग्रेस ने निशाना साधा है एक ट्वीट के जरिए, और जो शब्द वो बार बार इस्तेमाल करते हैं एक दफा फिर इस्तेमाल किया है और लिखा है कि 20 जयचंदों को श्रद्धांजलि है ये। उन्होंने कहा कि बिकने से मंत्रिमंडल चला गया, गलत हाथों में बिकने से मंत्रिमंडल गया है। ये कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है और निशाना साधा गया है उन विधायकों के ऊपर, उन पूर्व विधायकों के ऊपर जिन्होंने इस्तीफा दिया और जिनकी वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई, जिनकी वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई। कांग्रेस ने ये ट्वीट करते हुए साफ लिखा है कि जो 20 जयचंद हैं उन्हें श्रद्धांजलि। और ये निशाना शायद इसलिए क्योंकि 2 चेहरों को तो मौका मिला है मंत्रिमंडल में, लेकिन 22 ने इस्तीफा दिया था और 20 लोगों को अभी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। गलत हाथों में बिकने से मंत्रिमंडल चला गया, ये ट्वीट कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया गया है। बिल्कुल, और वो समय भी याद होगा कि जब सिंधिया समर्थक क्वारंटीन हो गए थे एक तरह से और रिजॉर्ट वाली राजनीति देखने को मिल रही थी मध्य प्रदेश में। उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलग तेवर नजर आ रहे थे, उस समय से ही एमपी कांग्रेस लगातार ट्वीट के जरिए निशाना साध रही थी और टॉन्ट मार रही थी। लगातार हमने देखा है ट्विटर पर लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रही थी कांग्रेस, और आज एक बार फिर ये ट्वीट के जरिए निशाना साधने की कोशिश की गई है। और जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। शिवराज मंत्रिमंडल के गठन पर कांग्रेस ने ये निशाना साधा है। 20 जयचंदों को श्रद्धांजलि, ये कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए कहा है। बिकने से मंत्रिमंडल गया, कांग्रेस ने ट्वीट किया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर दिलीप तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिया जी, राम जी और आसिफ जी। जी का सवाल है शिवराज जी, महाराज जी, इसलिए मैंने कहा आप भी, आपके नाम पे भी जी लगा देता हूँ सबके। हरीश जी, संदीप भमरकर जी, विवेक पटैया जी। तो जी हजूर, कैसा चल रहा है वहां पे भोपाल में? संदीप भमरकर बताइए, कितना भ्रम फैल गया देश में या मध्य प्रदेश में? ऐसे हालात हैं जिसमें शायद लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि एक सिंधिया खेमे के कांग्रेसी विचारधारा के लोग जो अभी चंद महीनों पहले तक ही, 1 महीने पहले तक ही ये कहते आ रहे थे कि शिवराज सरकार के दौरान पे भारी भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो श्रम मंत्री तत्कालीन उस वक्त के महेंद्र सिंह सिसोदिया हो या तुलसी सिलावट हो या प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, यही वो लोग थे जो संबल योजना पर सवाल उठा रहे थे। अब उन्हीं के सरकार में उन्हें संबल योजना को आगे बढ़ाने का जिम्मा दिया गया है। तो भ्रम की स्थिति को ठीक करने का जिम्मा इन लोगों के ऊपर है, वो उन लोगों के ऊपर जो सिंधिया खेमे से अभी नए नए बीजेपी में आए हुए हैं। दूसरा, अब ये लोग जो है, इनकी हालत क्या होगी? जब हम तुलसी सिलावट से हमने बात की तो उन्होंने ये कहा था कि हमने जब सवाल किया कि आपके साथ में 22 विधायक हैं जो कांग्रेस की सरकार छोड़कर अब बीजेपी में आए हैं, उनको क्या मिलेगा, क्या कोई बातचीत हुई है? उन्होंने कहा, जवाब ये दिया कि 22 के 22 लोग एडजस्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर आने वाले दिनों में ये भ्रम की स्थिति भी ठीक होना है कि उन 22 विधायकों को किस तरह से एडजस्ट किया जाना है, कितने लोग सरकार में आएंगे, लेकिन चुनाव जीतेंगे तभी तो करेंगे। संदीप भमरकर, जैसे एडजस्ट करने का सवाल तब आएगा जब चुनाव जीत जाएंगे, और जनता उनकी जेब में थोड़ी है, जनता उनकी गुलाम थोड़ी है। वो महाराज के गुलाम हो सकते हैं, महाराज के गुलाम वो हो सकते हैं, महाराज के भक्त हो सकते हैं, लेकिन जनता उनकी जेब में थोड़ी है। बिल्कुल, और ये भी एक भ्रम की स्थिति है जिसको आने वाले 6 महीनों में पूरा होना है। हालांकि ये 2 मंत्री जरूर आए हैं शायद इस उम्मीद के साथ में कि वो मंत्री पद का तमगा लेकर यदि जनता के बीच में जाएंगे तो शायद उनकी जीत आसान हो जाएगी या वो जीत की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक और अभी भ्रम की स्थिति है। भविष्य में 6 महीने के अंदर ये सारी चीजें साफ होनी है कि आखिर उन 22 लोगों का क्या होना है। अगर वो दोबारा चुनाव में गए
और विवेक, आप बीजेपी को ABCD से लेकर PhD तक जानते हैं मध्य प्रदेश की। आप अगर पढ़ाई के तौर पर PhD करते तो शायद अब तक पूरी हो जाती। संदीप ने कहा भ्रम फैला हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी में कितना भ्रम है। ये जो 22 लोग आए हैं, ये महाराज के जय जयकार करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सिंहासन के साथ चलने वाले लोग हैं। और जनता कहती है सिंहासन खाली करोगे, जनता आती है। महाराज को सिंहासन खाली करवा दिया और जनता आ गई। वहां पे जो व्यक्ति कल तक उनकी सेल्फी के लिए घूमता था, वो आज सत्ता में, संसद में बैठा हुआ है। तो जनता ने सिंहासन खाली करवा दिया। और अब बीजेपी में क्या भ्रम की स्थिति है? पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वही व्यक्ति आज इनकी सत्ता की गोद में बैठा हुआ, जो कल तक नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान को पानी पी पी कर, और ऐसे लगता था कि ताकत जो है वो इतनी आ जाती है जब वो बयान देते हैं कि लगता था कि कुछ और कहने को बचा नहीं है। आज की स्थिति में ये 22 के 22 विधायक जब सत्ता के केंद्र में नहीं है, क्योंकि 2 लोगों को तो आपने एडजस्ट कर लिया, लेकिन 20 लोग क्या करेंगे? क्योंकि जब आप सत्ता के साथ भाग रहे हैं तो बाकी जनता भी सत्ता के साथ भागेगी। वो कहेगी हम आपको नहीं देंगे। देखिए, आज जो 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, इसके अनुपात को देखें तो 3:2, मतलब 3 बीजेपी के, 2 महाराज के। मतलब अगर आगे विस्तार होगा तो यही अनुपात दिखाई देगा। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी फ्री हैंड नहीं रहेगी। अक्सर ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री फ्री हैंड है, बीजेपी फ्री हैंड है, सत्ता संगठन फ्री हैंड है, लेकिन इस बार यदि बीजेपी 3.5 साल सरकार चलाने में कामयाब यदि होती है तो फ्री हैंड होकर वो सरकार नहीं चलाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधिया का दबाव पूरे समय रहेगा, या फिर बीजेपी का दबाव सिंधिया के ऊपर पूरे समय रहेगा, या फिर सिंधिया और बीजेपी के ऊपर ये जो विधायक है जो अपनी विधायकी छोड़कर त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं सिर्फ इसलिए कि वो सिंधिया को की जो कांग्रेस में जिस तरीके से दुर्गति हो रही थी उसको लेकर नाराज थे, और इसीलिए वो लेकिन विवेक जनता ने त्याग दिया तो क्या होगा? विवेक, इन्होंने अपनी पार्टी को त्यागा, अपने मुख्यमंत्री को त्यागा, और जनता ने इनको त्याग दिया, तो फिर काहे की सत्ता? फिर कहां से वापस आएंगे? कौन सा समीकरण है? निश्चित तौर पर जनता ही सर्वा होती है, और जनता ही जो है पूजनीय भी होती है माननीयों के लिए, और जनता ही सब कुछ कहती है और करती है। एक लेकिन ये देखने की बात है पटैया पर ला देती है। विवेक पटैया, आपको PhD नए सिरे से करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आप बीजेपी वालों की PhD कर रहे थे, उसमें कांग्रेस वाले भी आ गए, तो सब्जेक्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा आप। और हम आपके पास लौट रहे हैं हरीश दिवेकर। ये कौन सी उम्मीद लेकर आए? कह रहे जनता सर्वोच्च होती है माननीयों के लिए, हम चौकीदार हैं, आप जो है भगवान हैं। अरे साहब, ये हजारों करोड़ रुपए के खेल में बिक रहे थे यहाँ से वहां। इनकी खरीदी जो हो रही थी बेंगलोर से लेकर और पता नहीं कहां कहां राजस्थान तक खरीदी चल रही थी, फिर विदिशा में क्रिकेट खेल रहे थे। जनता के साथ तो फुटबॉल बना दिया जनता को इन्होंने। जनता के साथ तो खिलवाड़ करते हैं, काय के माननीय और काय के सम्माननीय। और एक और सवाल मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं हरीश, कि एक बड़ा मुद्दा है, जब ये कोरोना आया तो सबने कहा हम अपनी विधायक निधि से दे देंगे, सबने कहा कि हम 30% सैलरी कटा लेंगे। किसी ने सवाल उठाया? आज हम सवाल उठा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने सवाल उठा रहे हैं। मंत्रिमंडल भले ही शिवराज सिंह चौहान का बना है, भले ही सिंधिया और महाराज और शिवराज एक साथ आए हैं, लेकिन सवाल जरा पूछिएगा कि कितने लोगों ने अपनी निजी संपत्ति बेचकर, कितने लोगों ने अपने शेयर बेचकर, कितने लोगों ने अपने गहने और जेवरात बेचकर, कितने लोगों ने अपनी जमीन बेचकर, कितने ने होटल बेचकर, कितनों ने स्कूल की फीस माफ कर दी, कितनों ने अस्पताल जनता के लिए समर्पित कर दिए, और कितनों ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेचकर PM केयर फंड में और प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री के फंड में दी है। ये हिसाब मांगिएगा। हम लगातार सीरीज चलाएंगे कि ये बीजेपी के विधायक है, ये कांग्रेस के विधायक है, ये मंत्री बन गए हैं, 6वीं बार मंत्री बने हैं, 6वीं बार विधायक बने हैं, और ये कहते हैं कि हम सांसद निधि और विधायक निधि देंगे। सवाल पूछिए इनसे कि सांसद विधायक निधि किसकी है? ये हमारी और आपकी जो हम टैक्स देते हैं। इनके तो टैक्स भी सरकारें भरती थी अभी तक। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना के संकट में राजनीति का खेल, हमसे कहा जाता है कि मीडिया राजनीति करता है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि राजनीति कौन कर रहा है? मीडिया, जनता, पत्रकार, उद्योगपति, जनता वो जो सड़कों पर है, वो जिसके पास खाने का साधन नहीं है, वो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, वो जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो कौन राजनीति कर रहा है? तो हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आखिरकार राजनीति में जरूरी है कि आप सत्ता में बने रहें, आपके लिए जरूरी है, लेकिन जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? यह भी सवाल उठेगा।
देखिए, कोरोना जैसी महामारी के अंदर सारे जो दोनों दल हैं एक्सपोज हो गए। एक कांग्रेस जब सत्ता में थी, कोरोना की तैयारियां करनी थी, तब वो उस लेवल पे तैयारी नहीं कर पाई और तैयारी करना शुरू करते कि उसकी सत्ता हिलने लगी और सबको छोड़ करके वो अपनी सत्ता बचाने में जुट गई। दूसरी ओर भाजपा जो मुख्य विपक्षी दल है, उसकी जिम्मेदारी थी प्रदेश में कोरोना का मतलब आगमन हो रहा था और पैर पसार रहा था, तब वो विपक्ष की भूमिका में रह के सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होकर इस बीमारी से निपटता, तो वो उसे भूल करके सत्ता हत्याने में लग गए। तो एक दल जो था कांग्रेस, वो सत्ता बचाने में लगी रही और भाजपा सत्ता हत्याने में लगी रही। इसके बीच में कोरोना महामारी ने पैर पसार लिया और हमारे सामने इंदौर आज देश का तीसरा जिला है, मतलब हॉटस्पॉट बना हुआ है। ये इंदौर वही शहर है जो लगातार हैट्रिक की क्लीन सिटी के नाम पर, इंदौर वही शहर है जो हरीश आपको मैं रोकूंगा, हरीश आपको रोकूंगा, नाम से जाना जाता है। हरीश आपको मैं रोकूंगा। आपने इंदौर का जिक्र किया है। इंदौर के भाई बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी के कद्दावर नेता, अक्सर मुख्यमंत्री के रेस में जिनका नाम चलता है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद दिलीप जी, नमस्कार। नमस्कार। आपको जनता सुन रही है, तीखे सवाल होंगे, जनता की तरफ से होंगे, दिलीप तिवारी के नहीं है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल है। सवाल यह है कि ये समीकरण जो साधने की कोशिश है, कोरोना एक तरफ है, लेकिन शिवराज और महाराज जो कल तक कहते थे माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, आज दोनों जुड़ के टीम 2020 बना ली है। देखिए, अगर आप सिंधिया जी को देखें तो उनके रगों में तो जनसंघ का ही खून है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, मैंने माधवराव जी को जनसंघ की सभा करते हुए बागली में देखा था और मैं गया था, वहाँ में स्वयंसेवक था, तो कैसे सभा होती है और माधवराव जी को देखने के लिए सर, जब वो इंग्लैंड से पढ़कर लौटे थे और पहली सभा की थी, ये बात से 67-68 की शायद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, या 71 की भी हो सकती है। जब मैं पैदा नहीं हुआ था कैलाश जी, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं भी बहुत छोटा था, मैं बाल स्वयंसेवक था उस वक्त। हमारे एक खटारा जीप में हम वहां तक गए थे और हमने माधवराव सिंधिया जी को देखा और उन्होंने भाषण किया, जैसा दिलीप भाई पता है जी। मैंने तो ये कहा कि अब इस बार ग्वालियर राजघराने ने तय किया है कि हम सब दीपक छाप पेटी पर ही मोहर लगाएंगे। उस समय अलग अलग पेटी होती थी, दीपक की पेटी अलग होती थी, गाय बछड़े की पेटी अलग होती थी। तो उस वक्त मैंने देखा और सिर्फ 3 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, 2 मिनट का भी, और बोल के निकल गए। और उस सारे गांव के अंदर भारतीय जनसंघ जीती थी और कैलाश जोशी जी उस समय पहला चुनाव लड़े थे और जीते थे। ये जलवा मैंने सिंधिया परिवार का देखा है, विजया राजे सिंधिया का भी देखा। ठीक है, बीच में कांग्रेस में चले गए, वापस सिंधिया जी अपने घर लौट आए, इसलिए उनके रगों में तो जनसंघ का ही खून है जी। कैलाश जी, आपने जलवा कहा, एक जलवा बड़ा अच्छा शब्द है। जब हम लोग पत्रकारिता में आए तो मध्य प्रदेश में कहते थे कि जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है, वो उत्तर प्रदेश से नारा चलता था। और आपका जलवा जो कायम है वो इंदौर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल तक जलवा चल रहा है आपका। लेकिन इस मंत्रिमंडल में ऐसा कहा जा रहा है ये इसका इसके कोटे से। मैं आपसे पूछूंगा, आप सीधा जवाब, मुझे उम्मीद नहीं कि आप दे पाएंगे क्योंकि पार्टी के बंधन से आप बंधे हैं। आपका सबसे प्रमुख सहयोगी कौन होगा इस मंत्रिमंडल में? कहा जा रहा है कमल पटेल आपकी वजह से वापसी कर पाए, नहीं तो उनका राजनीतिक करियर दांव पे लगा हुआ था। नहीं, मेरे तो सभी से संबंध बहुत अच्छे हैं। आप अगर तुलसी सिलावट जी से ही पूछेंगे तो कहेंगे कि मेरे बहुत अच्छे संबंध, और आप गोविंद सिंह राजपूत से भी पूछेंगे तो मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मैं साथ प्रभारी मंत्री रहा और गोविंद उस वक्त वहाँ राजनीति करते थे। तो संबंधों के मामले में दिलीप भाई मेरी पूंजी है ये कि आप किसी से भी बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई कैलाश जी से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। ये मेरी पूंजी है और इसलिए मेरे संबंध शिवराज जी से, मेरे संबंध नरोत्तम जी से, मेरे संबंध मीना मेरी छोटी बहन जैसी है, कमल जी हैं, सबसे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। और इसलिए 5 ही मंत्री जो मंडल के सदस्य बने, मेरे तो काफी अच्छे संबंध है सभी से। लेकिन कैलाश जी, कहा जाता था कि मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो कैलाश विजयवर्गीय है। टीम है, ताकत है, यूथ है, सब कुछ है। युवा मोर्चा में आप सीनियर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के, और हम तो कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं क्योंकि आप कह रहे हैं अनुभव, ये सब टीमें आपके सामने बनी है। लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल से जब आपको पार्टी आलाकमान ने कहा कि आप राष्ट्रीय महासचिव बनिए
और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी से पहले आपने हरियाणा में सत्ता में वापसी कराई, बीजेपी की सत्ता में वापसी क्या कराई, पहली बार सत्ता में आई। तो आपको जो डिजर्व करते हैं वो भी नहीं मिला। आपके समर्थक ये कहते हैं कि ताई और भाई की लड़ाई में भाई सबसे भारी रहे। वो तो नाम की ताई थी, ताई बुजुर्ग थी, लेकिन सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ताई देश के सबसे बड़ी पंचायत की स्पीकर रही हैं। लेकिन जब जलवा की बात आती है तो भाई का जलवा कायम है, लेकिन मंत्रिमंडल में कहां आप पीछे रह जाते हैं, या शिवराज जी से पीछे क्यों छूट जाते हैं बार बार? पार्टी समझ नहीं पा रही जलवा किसका कायम है? मुझे तो 2021 तक का एजेंडा बहुत साफ पार्टी ने दिया है, मैं तो वहां पर लगा हुआ हूँ। अभी आपकी शपथ चल रही थी जब भी मैं बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था और टीवी भी मेरा चालू था और मैं उधर बंगाल लोगों से बात कर रहा था, क्योंकि मेरी 3 दिन पहले से हमारे प्रोग्राम बन जाते हैं कि कब तक किन के साथ बैठना है। तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनसे बात भी कर रहा था और साउंड को बंद करके और देख रहा था टीवी पे कि नरोत्तम जी ने शपथ ली, तुलसी जी ने शपथ ली, तो देख रहा था। हमारा चैनल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कैलाश जी? जी, हमारा चैनल देख रहे हैं कि नहीं? आप जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नीचे हैं, आपकी गर्दन नीचे हैं और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपके चैनल देख रहा हूँ। जी जी जी। क्योंकि देखिए कैलाश जी, आप योद्धा हैं, आप राजनीतिक योद्धा हैं और मैं अपनी टीम का लीडर हूं, कैप्टन हूं। तो ये टीम अगर मैदान में है कोरोना के संकट के दौर में, तो मुझे भी मैदान में रहना होगा, क्योंकि टीम का मोराल बढ़ाने के लिए कैप्टन अगर खेलेगा नहीं तो दिक्कत होती है। तो मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आपकी टीम को जो कैप्टन है, आपके इंदौर को संभाल नहीं पा रहे हैं। कोरोना से हॉटबेड बना हुआ है, सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं है तो इंदौर में। इंदौर अगर नहीं संभलता तो बहुत खतरनाक बन जाता, पर मुझे गर्व है इस बात का कहते हुए कि बहुत कम समय में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ ने, नगर निगम की टीम ने पूरे इंदौर को एकदम संभाल लिया। नहीं तो स्थिति बहुत खराब थी, ये बात बिल्कुल सही है। शुरू के दिनों में आपने भी देखा होगा कि मैं स्वयं सारी मुस्लिम बस्तियों में गया और उनको समझाया, उनके साथ बैठ कर मुस्लिम नेताओं से बात की, धार्मिक नेताओं से बात की, राजनीतिक नेताओं से बात की। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जो एक अराजक स्थिति बनी थी वो बहुत समाप्त हो गई और पूरा शहर अब कोरोना से संघर्ष करने के लिए एकजुट होकर लड़ रहा है। जनता भी लड़ रही है, प्रशासन भी के अधिकारी भी काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़े खतरे से इंदौर बचा है। तो इतना ही मैं इशारे में आपको समझा सकता हूँ। कैलाश जी, लेकिन एक बात जनता जो परेशान है उस बात को लेकर है कि जब कोरोना की आहट थी तब विधानसभा चल रही थी, जब कोरोना की आहट थी तो जो खरीदने और बेचने का खेल चल रहा था, बेंगलोर से लेकर कहाँ तक, राजस्थान तक, फिर विदिशा आ गए। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी चिंता, आपकी पार्टी की चिंता, जिसको कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस, चाल, चरित्र और चेहरा, कुशाभाऊ ठाकरे हों या फिर बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जिन्होंने इस पार्टी को बनाया। आज अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, जो आज मार्गदर्शक मंडल में हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये चाल, चरित्र, चेहरा और पार्टी विद द डिफरेंस वाली जो पार्टी थी, वो क्या गंगा बन गई है राजनीति की, जो कोई भी आके डुबकी लगाएगा और वो पाक साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा? देखिए दिलीप जी, अगर इस देश के इतिहास में आप अगर राजनीति के परिदृश्य को देखेंगे तो 75 के पहले की राजनीति और 75 के बाद की राजनीति में बहुत अंतर आया है। आपातकाल के बाद आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का वो मुझे बयान याद आ रहा है कि हमने अपने डंडे झंडे छोड़कर हम इस देश के लिए एक छतरी के नीचे खड़े हो गए, हमने अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे दी। आज देश को बचाना है, इसलिए हम सब लोग एक साथ खड़े हो गए। और उस समय कांग्रेस से असंतुष्ट सोशलिस्ट और सबने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी और उसके बाद से एक नए युग की शुरुआत हुई है राजनीति के अंदर। तो अब हो गई है सहमति की राजनीति, समझौते की राजनीति और कहीं ना कहीं एक दूसरे दलों के आपस में गठबंधन की राजनीति। इस राजनीति ने परिदृश्य को बदला है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं तो वो तो हमारा मुद्दा है। हमने कभी भी धारा 370 हटेगी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कहा। हमने राम मंदिर बनेगा ये कहा और मौका आया तो दोनों काम के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के गृह मंत्री ने करके दिखाया। इसलिए हमने हमारी आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं किया, पर राजनीतिक परिस्थितियों से समझौता किया है और राजनीतिक परिस्थितियों से
समझौता करने के बाद आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करते हुए हमने राजनीति की है। इसलिए पार्टी विथ डिफरेंस वो हमारे लिए लागू होती है, अन्य दलों के लिए लागू होती है वो दल वाले बताएंगे, पर हमारे लिए लागू होती है क्योंकि हमने हमारी कभी भी हमारी विचारधारा से समझौता नहीं किया। और इसलिए पार्टी विथ डिफरेंस में भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी, क्योंकि हम जो कहते हैं जनसंघ की स्थापना हुई थी तब से हमने जो नारे दिए थे उस नारे पर हमने अमल करने का काम किया। कैलाश जी, ये सवाल मन में बार बार जनता के आता है कि क्या कांग्रेसियों का भगवाकरण हो रहा है या बीजेपी जो है वो कांग्रेस की टिट फॉर टैट, यानी किसी भी तरीके से सत्ता में आपको आना है तो अब आप लोगों ने नया एक समीकरण बना लिया, नया खेल शुरू कर दिया, इस्तीफा दिलवाइए, उपचुनाव करवाइए, सत्ता में जो बैठी पार्टी उसको अल्पमत में लाइए और उसके बाद फिर सरकार बना के सत्ता में आ जाइए और दोबारा विधानसभा के उपचुनाव हो, वहां पर साम दाम दंड भेद चुनाव जीते जाएं। देखिए, राजनीति को कहा ही जाता है हमेशा यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा कहते हैं कि एवरीथिंग इज राइट लव एंड वॉर,